मतलब पहला वर्ड जो हमारा इसमें बन सकता है वो ये कि ये जो वर्ड है तापायनिक उत्सर्जन, क्या है? तापायनिक उत्सर्जन। तो तापायनिक उत्सर्जन क्या है? नाम से कुछ पता चल रहा है कि ताप देने पर क्या होगा? उत्सर्जन होगा, है ना? तो ताप देने पर उत्सर्जन कैसे होगा? कि जब भी आप किसी धातु को गर्म करते हैं, है ना, धातु को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद में उसकी जो सरफेस है या उसकी जो सतह है, उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। देखो नाम से देखो, तापायनिक। तापायनिक मतलब क्या किया? ताप दिया। ताप दिया तो क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जन की जब भी बात आए इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, किसके उत्सर्जन की बात होगी? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की। तो आपने क्या दिया? ताप दिया। ताप मतलब क्या किया आपने? उसको गर्म किया, और गर्म किया और क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले, है ना? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब भी किसी धातु को गर्म किया जाता है और अगर उसकी सतह से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। हर बार नहीं होगा ऐसा, ऐसा हर बार नहीं होगा या इस तरह से नहीं होगा, है ना? लेकिन उसके लिए कुछ खास तरह के धातु में गुण होना चाहिए। तो क्या कहा हमने कि जब भी किसी धातु को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या, जो धातु आप यूज करने वाले हैं उसमें कुछ खास तरह के गुण होंगे तो ही तापायनिक उत्सर्जन होगा, है ना? तो धातुओं में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे उसकी सरफेस से, जैसे कोई आपने धातु ली, मेटल ली, अब आपने इसको क्या किया? गर्म किया, और इससे क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इस धातु में कुछ खास गुण होना चाहिए। तो जब भी तापायनिक उत्सर्जन की बात आएगी तो एग्जाम में प्रश्न इस तरह से आएगा, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसमें प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए? कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो गुण कौन से होना चाहिए कि जो धातु आप उपयोग में ला रहे हैं तो एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उतनी हर धातु के लिए जरूरी होती है अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और उस एनर्जी को कहते हैं उसका कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। तो जैसे मान लीजिए किसी धातु का कार्यफलन, फॉर एग्जांपल, मतलब उदाहरण ही ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो भी माने, तो अब क्या होगा कि उसको उतनी एनर्जी जब आप देंगे, मतलब उससे ज्यादा की एनर्जी जब आप देंगे, तो ही उसकी सरफेस से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो फिर डेफिनेटली कार्यफलन कम होना चाहिए, ताकि थोड़ी सी एनर्जी देकर भी क्या हो सके? इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सके। तो जो इसमें धातु आप यूज करेंगे उसका कार्यफलन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये रहेगी कि इसमें प्रयुक्त जो धातु, इसमें किसमें? तापायनिक उत्सर्जन। तो इसमें प्रयुक्त धातु का कार्यफलन, यस बोलो, धातु का कार्यफलन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरी बात, अब देखिए, आप तो धातु को गर्म करने गए, आप चाह रहे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और उसके पहले उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? बिगड़ गया। तो क्या होना चाहिए? वो गलना नहीं चाहिए। तो मतलब उस धातु का गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ताकि वो आसानी से न गले। तो इसमें प्रयुक्त धातु ऐसा कैसा लिख देंगे, और ये का गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो दो बातें आप ध्यान रखना, कार्यफलन कम
और गलनांक उच्च। तो कार्यफलन कम और गलनांक उच्च। तो अब जरा सी बात याद रखना है, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन मतलब ताप दिया, उत्सर्जन हुआ। किसको दिया ताप? धातु को। ताप देना मतलब क्या किया? गर्म किया। तो धातु को क्या किया? गर्म किया। उसकी सतह से क्या निकले? इस घटना को क्या कहा? तापायनिक उत्सर्जन। अब इसमें प्रयुक्त धातु में कितने गुण? 2। पहला किसका कार्यफलन? प्रयुक्त धातु का कार्यफलन का। और दूसरा उसका गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। चलो मेरे ख्याल से हो गया क्या तैयार? है नहीं हो रहा? चलो ठीक है, नोट भी कर सकते हैं, है ना? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण में बीच में क्यों पढ़ा रहा हूं उसका भी थोड़ा सा आप समझेंगे। इससे बहुत सारी डेफिनेशंस और चीजें समझ में आई। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार। जबकि आइंस्टीन तो अगर हम देखें तो उनका सापेक्षिकता का सिद्धांत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन नोबेल प्राइज का मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो उसकी भी बात इसके अंदर हो जाएगी और साथ में फोटॉन वगैरह की भी बात होगी। तो फोटॉन क्या है, कोई बताएगा? क्या है फोटॉन? फोटॉन जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के, और आगे बढ़ाओ, छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में चलता है। जो लाइट ट्रेवल करती है, मतलब ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग यही है। तो फोटॉन के बारे में यही कॉन्सेप्ट है कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होते हैं? पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है। एक बीड़ी का बंडल नहीं। अभी तो ऐसे भी याद रख लोगे तुम, अब तो अरविंद तो याद रख लेगा इस बात कि जब भी ये बीड़ी का बंडल देखेगा ये समझ जाएगा एक फोटॉन जा रहा है, मतलब एक पैकेट जा रहा है। क्यों अरविंद? तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, एक पैकेट को एक फोटॉन बोलते हैं। एक पैकेट को क्या बोलते हैं? एक फोटॉन। और एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा होती है? E is equal to mc स्क्वायर, तो आइंस्टीन इक्वेशन है। E is equal to h न्यू, h न्यू। गुड, करेक्ट। तो अभी जब भी फोटॉन की बात हो कि फोटॉन किसे कहते हैं, तो एक डेफिनेशन बन सकती है फोटॉन की, फिर h न्यू एनर्जी हो सकती है, h क्या है, न्यू क्या है, ये बता सकते हो, है ना? तो आइंस्टीन इक्वेशन में भी हम बात शुरू करेंगे जो हमको तैयार है उसी से। तो इसमें फोटॉन का भी काम हो गया। जैसे किसी ने पूछ लिया फोटॉन किसे कहते हैं, तो आंसर यहाँ है। किसी ने कहा फोटॉन के 2 गुण लिखिए, आंसर यहाँ है। 3 लिखिए तो भी वो है यहाँ, वो भी देखेंगे। तो एक गुण और आप जोड़ देना कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, खत्म। एक्चुअल द्रव्यमान तो आप और निकालेंगे, पर विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है ना? तो आइंस्टीन का जो हमारा प्रकाश विद्युत समीकरण उसमें जाएंगे तो स्टार्ट ही यहां से करेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। अब यहां से क्या हो रहा है? फायदा क्या है? क्या करने जा रहे हो आप? एक पैकेट को क्या बोलते हैं? एक पैकेट को एक फोटॉन कहते हैं, ठीक है? अब आगे और ले लीजिए। एक फोटॉन में E इज इक्वल टू h ऊर्जा होती है। अब आपका क्या हुआ? फोटॉन का विराम द्रव्यमान आपने अगर 0 कर दिया तो फोटॉन की 3 प्रॉपर्टी हो गई। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि फोटॉन की जो है प्रॉपर्टीज लिखना है तो 3 प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी फोटॉन की। क्या हो गया?
कि फोटॉन प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। एक पैकेट को एक फोटॉन बोलते हैं। एक फोटॉन में E इज इक्वल टू एच ऊर्जा होती है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो 3 आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ, तो ये इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहां H जो है वो क्या है, जिससे प्लांक नियतांक कोई वैल्यू बता सकता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू आपतित विकिरण की आवृत्ति है, विकिरण की आवृत्ति है। तो ये आपने क्या करा, एक फोटॉन का भी पूरा काम कर लिया और साथ में आपने क्या कर लिया, आपने आइंस्टीन समीकरण का बेस भी रेडी कर लिया। आइंस्टीन ने यही कहा कि जब किसी धातु के ऊपर कोई उचित तरंगदैर्घ्य, उचित मतलब सुटेबल तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का जब प्रकाश गिरता है, हर एक बार नहीं होगा ऐसा कि धातु पर प्रकाश गिरा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि हर धातु का कार्यफलन क्या है, अलग अलग है। किसी से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी से देर से निकलते हैं, मतलब किसी से ज्यादा एनर्जी पर निकलते हैं, किसी से। तो उन्होंने कहा कि जब किसी धातु की सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो उसकी सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, मतलब प्रकाश गिरा और इलेक्ट्रॉन निकले। अभी आपने तापायनिक उत्सर्जन पढ़ा था, उसमें क्या किया था आपने, गर्म किया, इलेक्ट्रॉन निकले, तो तापायनिक उत्सर्जन। प्रकाश डाला, इलेक्ट्रॉन निकले, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अभी प्रकाश तो हो गया कि प्रकाश डाला, अभी विद्युत। तो हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसी को विद्युत बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो वो वहां से जोड़ा, तो प्रकाश डाला और इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसको हमने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो चलिए पहले मैं आइंस्टीन के बारे में बात कर लूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का बेस मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो रहा है कि आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के बंडल पैकेट के रूप में चलता है। अब ये आपका जो एक्चुअली ये जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग है, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में कहा गया है और आइंस्टीन ने उसको यूज किया। सो अब क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपकी धातु है ना, ये धातु है ना, ये धातु, तो ये मेटल हो गया आपका धातु, और यहां से ये आपका फोटॉन आया। कितनी एनर्जी है इसमें, E इज इक्वल टू एच। अब ये फोटॉन यहां पर आया। अब जब ये फोटॉन यहां पर गिरता है धातु की सतह पर, ऐसे आया फोटॉन, मतलब प्रकाश धातु पर क्या हुआ, आकर गिरा, तो एकदम से ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाते। जो इसकी एनर्जी होती है, ऊर्जा, वो 2 हिस्सों में खर्च होती है। कितने हिस्सों में? ऊर्जा का एक हिस्सा या एक भाग इस धातु को वो कार्यफलन देता है, कार्यफलन भी ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है, तो उस हिस्से में खर्च हो जाता है। और बचा कुचा जो हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रॉन को गति देने में चला जाता है। जैसे ये आया है ना, फोटॉन आया, अब यहां पे क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इमिट होना जाना है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, जैसे ये प्रोसेस तो ये सिंपल है हुई कि इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं गया इलेक्ट्रॉन। एनर्जी का एक भाग तो क्या हुआ, ये ऐसे पाई के रूप में खर्च हुआ, कार्यफलन के रूप में, कि एक टुकड़ा तो कार्यफलन में कटा, और एक में क्या किया, उसको गतिज ऊर्जा दी है ई के, जिसको आप गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, हाफ mv²। तो 2 भागों में एनर्जी खर्च हुई है। ऊर्जा का एक भाग, मतलब कार्यफलन के बारे में मैंने भी बताया था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है उसको कार्यफलन कहते हैं। तो उतनी तो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब बची हुई एनर्जी का क्या होगा, तो उसको गतिज ऊर्जा देगा। नहीं समझे, समझ गए? अब जैसे आपका कोई दुश्मन जा रहा है रास्ते में से, ठीक है, आपका अपना कुत्ता है अंदर, अब कुत्ता अंदर वाले कमरे में बैठा है ना, आपने उसको आवाज लगाई और आपने कहा, और आपने जैसे ही वो आप उसको आवाज लगा रहे हैं और वो जा रहा है,
और आपको लग रहा है कि वो घर के सामने से निकला, उसको कटवाना देना किसी को, तो वो होता है ये छुप, ऐसा करता है छुप छुप, तो उसकी वो क्या होता है, वो ऐसा करा ना उसको, या फिर ऐसे करके बुलाएगा वो, कैसे बुलाते ना कुत्ते को, ऐसे बुला लेगा, वो गेट तक आ जाए कुत्ता आपके पास, फिर आप उसे बोलते छू, तो वो क्या होता है, उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तो एनर्जी कितने तरीके से लगाई आप, दो तरीके, एक तो उसको अंदर के कमरे से कहाँ लाए, गेट पर, और गेट पर लाने के बाद क्या किया, छू, तो आपकी एनर्जी कितने हिस्सों में बटी, दो, एक लाए गेट पर, एक गई छू में, तो यहां भी दो ही है, एक लाए गेट पर और एक गई छू, कटवा मत देना रे, है ये तैयारी कर रही है, मैंने नाम वाम भी सोच लिया इसकी सहेलियों को, किसको कटवाना। तो देखो, तो हमने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में चलता है, एक पैकेट को एक फोटॉन कहते हैं, एक फोटॉन में h ऊर्जा होती है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और आपका न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति। तो जब यह फोटॉन क्या होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है, तो क्या होता है, इसकी ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में व्यय होती है। दो भाग कौन कौन से, पहला ऊर्जा का एक भाग धातु को जरूरी कार्यफलन देने में व्यय होता है, जरूरी कार्यफलन में होता है। ठीक है, उसको आपने क्या कहा, फाई, क्या बोलते हैं उसको, फाई, ये कार्यफलन हो गया फाई। और दूसरा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को क्या देने में, गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है, छू, क्या करने में, देने में व्यय होता है। अच्छा, ये तो पुचकार के बुलाया कार्यफलन में, सिर्फ गेट तक धीरे से बुलाया, उसको लगा कुछ है, फिर उसने कहा कि छू, तो गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड भाग, क्या हो गया, ई के, है ना, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, हाफ mv। अब यहां पे मैं v की बगल में नीचे max लिख रहा हूं, छोटा सा मैक्सिमम, मतलब बची कुची सारी जो एनर्जी है वो उसको दे दी भाई, तो तू चला जा दौड़ के इसी पीछे। सो ये आपका ई के दो टुकड़े हो गए, सॉरी ई के दो टुकड़े हो गए, क्या कौन कौन से दो टुकड़े हुए, फाई प्लस ई के। सो मैं यहां पे बात करता हूं कि ई इज इक्वल टू हो गया आपका फाई प्लस ई के। ओके, क्लियर है। अब देखना, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ई की वैल्यू क्या है, एच न्यू, एच न्यू है ना। अब फाई की वैल्यू क्या है, तो फाई भी एनर्जी है, फाई भी क्या है, ई में से ही निकली है, तो वो एच न्यू है, तो ये भी एच के साथ कुछ है, वो ये भी एच के साथ क्या है, कुछ है, तो ये है एच न्यू नॉट या एच न्यू जीरो। अब ये जो है ना, स्पाइक की वैल्यू है एच न्यू नॉट, या न्यू नॉट जो है वो है देहली आवृत्ति, क्या है, ये न्यू यहां क्या है, आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति। ये कौन सी आवृत्ति है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति मतलब वो आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है, वो देहली आवृत्ति। वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है, कार्यफलन। एक ही शब्द से बता रहा हूं, देखो, वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है, कार्यफलन। वो आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है, देहली आवृत्ति। तो आप कार्यफलन और देहली आवृत्ति को एक साथ बोलो। कार्यफलन मतलब ऊर्जा, और देहली आवृत्ति तो आवृत्ति है। दोनों किस बात के लिए है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, लाने के लिए। चल भाई, तो ये दोनों काम करेंगे, क्लियर है। सो ये एच न्यू नॉट हो गया, ई के का मान क्या रखोगे, हाफ mv स्क्वायर, मैक्स कर लो इसको,
ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इधर बचा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ये आपकी आइंस्टीन इक्वेशन हो गई। कितनी लाइन? 3। ई के 2 टुकड़े, 5 प्लस ई के, और 5 की जगह एच न्यू नॉट, ई के की जगह 1/2 एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र, और इधर लाके माइनस कर दिया, हो गया आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है नहीं है? और डायग्राम भी हो गया, और 4 नंबर में भी आ गया, 2 में भी आ सकता है, 2 में आएगा। देखिए 2 के कितने सारे क्वेश्चन है बता दो। पहला, फोटॉन क्या है? दूसरा, फोटॉन के 3 गुण, यहां लिखा नहीं, विराम द्रव्यमान 0 होता है। और उसके बाद में प्लांक नियतांक की वैल्यू, एक और ऑब्जेक्टिव कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। एक और ऑब्जेक्टिव, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कार्यफलन क्या होता है। तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है। फिर हो गया देली आवृत्ति क्या है। देली आवृत्ति वह आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है। ढेर क्वेश्चन निकल रहे भाई, इतने सारे ढेर लगे। अभी एनर्जी, अब एनर्जी का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया, आपने दोनों को लिखा, इधर लाए, माइनस किया, उत्तर खत्म। और एक और क्वेश्चन हो गया इसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। अभी घबराओ मत हो, अलग से लिखवाऊंगा, लेकिन यहां हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। देखो, जब किसी धातु पर उचित तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। उचित तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्यों बोला था मैंने पहले भी समझाया कि उसको एग्जैक्टली कार्यफलन से ज्यादा चाहिए ऊर्जा, मतलब आवृत्ति देली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, ज्यादा, अदरवाइज तो यही खा जाएगा उसको। अरे यार इससे ज्यादा नहीं होगा तो ये बाहर फेंकेगा क्या, उसको नहीं फेंकेगा। नहीं समझे आप? तो जब किसी धातु पर उचित तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज किसने की? मैंने कब कहा? मैंने तो कहा था कि आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। मैंने कब कहा कि आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी? मतलब तुम अपने से मन में ही लगा रहे। चलिए, कभी दिमाग में रखना किसने खोज की। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन हो गया, नोट करोगे? यस, नोट करो। अभी तक क्या समझा है? वहीं से मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव लेकर आता हूं। आइंस्टीन समीकरण, ठीक, आइंस्टीन समीकरण के कितने हिस्से किए अपन ने? 2-3 हिस्से किए। मतलब पहले हिस्से में क्या लिया अपन ने? फोटॉन, कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। वो पैकेट नहीं जो अरविंद समझता है, वो पैकेट जो ऊर्जा का बंडल है उसको क्या कहा आपने? फोटॉन। अरविंद आगे आ जाओ। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है, और एक पैकेट को एक फोटॉन देता है, और एक फोटॉन में एच न्यू ऊर्जा होती है। ओके, सो E इज इक्वल टू एच। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है? आपतित विकिरण की, जो आने वाला विकिरण है, जो आया है उसकी, आने वाले की। आपतित नहीं लिखा है एग्जाम में, कोई बात नहीं, आने वाले की। वो भी भूल गया तो जो बोर्ड के ऊपर से नीचे आया उसकी आवृत्ति। अब क्या हुआ? ये एनर्जी कितने हिस्सों में खर्च हुई? 2। ऊर्जा का एक भाग धातु को आवश्यक कार्यफलन देने में खर्च हुआ, मतलब इतनी एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, निकाल सके, 5। और ऊर्जा का दूसरा हिस्सा आवश्यक गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को क्या दी उसने? आवश्यक। तो E के 2 टुकड़े हो गए, 5 प्लस E के। E की वैल्यू रखी आपने एच न्यू, 5 की वैल्यू रखी एच न्यू नॉट, E के की वैल्यू रखी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। इधर लाके माइनस कर दिया और
ई की जगह HNO लिख दिया, फाई की जगह HNO नॉट लिख दिया, इधर लाके माइनस कर दिया और आइंस्टीन समीकरण बन गई। सो ये जो पूरा हुआ ये सब क्या हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने क्या देखा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने ये देखा कि ये धातु है और इस धातु की सरफेस पर क्या हुआ, उचित तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, हम कहें उचित आवृत्ति शब्द यूज करते हैं क्योंकि वो न्यू को क्या कहते हैं, आपतित विकिरण की आवृत्ति। सो आपने कहा कि E इज इक्वल टू क्या हो गया, H। ओके, अभी इसी इक्वेशन पर सब चल रहा है ना। अब यहां से आपने कहा ये आपका क्या हो गया, फाई, ये हो गया HNO नॉट और ये आपका हो गया ये EK और इसको आपने कहा हाफ mv² मैथ। चलिए मैं अभी इसको हटा देता, केवल EK लिख देता, ओके, क्योंकि अभी मुझे आइंस्टीन समीकरण तो बताना नहीं है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। चलिए अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या हुआ, अब ये समझ गया क्या हुआ कि धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आया और उसकी सरफेस से क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो इसको हमने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो डेफिनेशन बन गई कि जब किसी धातु की सतह पर, अभी कई बार तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं, केवल आवृत्ति भी बोल देंगे तो चल जाए, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, तो उसकी सतह से क्या होते हैं, देखिए कुल मिलाकर सारा खेल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का ही, गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ तो तापायनिक उत्सर्जन, और प्रकाश डालकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या उत्सर्जित होने लगते हैं। सरल भाषा में लिखना चाहिए, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा लिखो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव, नहीं लिखो, चलो इस घटना को क्या कहते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम है, कितने नियम, 4, और वो नियम आपने पढ़ लिया। पहला नियम यह है कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है, हर धातु के लिए, क्योंकि उसका कार्यफलन निश्चित है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, तो हर धातु के लिए क्या है, एक निश्चित आवृत्ति है। इस आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। हर स्टूडेंट की भी अपनी आवृत्ति है, हर स्टूडेंट की अपनी क्या है, आवृत्ति है। उस आवृत्ति के नीचे उसको पढ़ाया जाना संभव नहीं है, चाहे पढ़ाने वाले की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। अब आपको ये कैसे सर, तो एक कोई जल्दी मोटिवेट हो जाता है, एक को थोड़ा टाइम लगता है, किसी के मोटिवेशन कुछ होते हैं, किसी के मोटिवेशन कुछ होते हैं, होता है कि नहीं, है ना। तो कोई बहुत अच्छा समझाने पर भी मोटिवेट नहीं होते हैं, तो घटनाओं से मोटिवेट हो जाते हैं, कोई व्यक्तियों से मोटिवेट होते हैं, कोई वस्तुओं से मोटिवेट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, लेकिन सबके लिए क्या है, अलग अलग, है ना। तो हर एक धातु के लिए क्या है, एक निश्चित क्या है, आवृत्ति, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। तो इसमें हो जाएगा कि क्या बोलेंगे, प्रत्येक धातु के लिए, अब एक मजेदार बात और बताऊंगा इसमें आगे आपको, एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे या जिससे कम पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव
नहीं है। इसे कौन सी आवृत्ति कहते हैं? देहली आवृत्ति, न्यू जीरो, न्यू नॉट कहते हैं। अब आप एक मजेदार बात बताओ, परीक्षा में प्रश्न आ गया, छोड़िए ना, और ऐसा पढ़ा ही नहीं आपने। अच्छा बताओ सर, आपने कहाँ लिखा है प्रश्न देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? नहीं लिखा है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में तो था कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो देहली आवृत्ति की हो गई बात कि प्रत्येक धातु के लिए क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति है, उसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे कितनी भी तीव्रता का प्रकाश क्यों न डालो। दो बातें प्रकाश के अंदर बड़ी मायने रखती है, दो बातें बहुत मायने रखती है, एक तो आवृत्ति और एक तीव्रता, दोनों बहुत मायने रखती है। जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखना है, ये जो गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा इस आवृत्ति पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये आवृत्ति से बनी है एनर्जी, तो ये आने वाली आवृत्ति है, तो ये आने वाली एनर्जी है, ऊर्जा है, इसको बोलते हैं अपन फोटॉन की ऊर्जा। तो यहां एक टुकड़ा कहां खर्च हो रहा है, कार्यफलन में, लेकिन ये फाई कौन है, कार्यफलन। ये न्यू नॉट कौन है, गुड, देहली आवृत्ति। ये कौन है, ये किसकी ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, और ये आपकी फोटॉन की आवृत्ति। तो अब सामने ही नजर आ रहा है कि ये आवृत्ति है तो इससे ऊर्जा बनी है, ये आवृत्ति इससे ये वाली ऊर्जा बनी है, और ऊर्जा का एक टुकड़ा ये हो रहा। इसका मतलब यहां कितनी ऊर्जा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां की ऊर्जा कितनी है, मतलब यहां की आवृत्ति कितनी है। तो पहली बात जो एक नियम के रूप में आपको दूसरी बात कहना वो ये है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी जो ऊर्जा रहेगी वो इस आने वाले विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। समझ गए? तो पॉइंट क्या बना, देखना आप ध्यान से, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है, ये हो गया। गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है, आवृत्ति पे। और तीसरी बात कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी जो संख्या रहेगी वो आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करेगी। तो दो बात इंपॉर्टेंट हो गई, एक आवृत्ति और एक तीव्रता। आवृत्ति का संबंध किससे है, ऊर्जा से, और तीव्रता का संबंध किससे है, संख्या से। तो यहां पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, देखो मैं डेश लगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। पॉइंट खत्म हो गया। एक एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आया, मैं वो ऑब्जेक्टिव आपके साथ पूछना चाह रहा हूं। आपतित विकिरण की एक प्रश्न है 2 नंबर का, वो प्रश्न पूछा हूं। आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाने पर, आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा क्या होगी, और आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो भाइयों, जरूरी नहीं है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम ही पूछे जाए, यहां से प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। इसका मतलब है कि चारों पॉइंट मुंह जबानी याद होना चाहिए। क्या पहला क्या है, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, इसे क्या बोलते हैं,
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है, मतलब उस पर डिपेंड करती है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की, अब देखो समझना, यहां से देखो, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, देली आवृत्ति। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर है। और अगले ही बना लेना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर है। खत्म हो गया कि नहीं? फोर्थ एंड लास्ट, क्या मजा आ गया? कुछ तो हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? अभी क्या किया? कोई बात नहीं, पानी पी सकते हैं, चाय लाए हो तो पी सकते हैं, बिस्किट लाए हो तो खा सकते हैं, और आप अगर हेड डाउन करना चाहें तो हेड डाउन भी कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, पर पानी तो पी ही सकते हैं, तो जब जब भी सुस्ती आए पानी पी लेना चाहिए। चलिए, ओके। सो अब क्या होगा, एक नियम इस बात का भी है कि जैसे ये प्रकाश आया, तो ऐसा नहीं होगा कि सर एक काम करो, आज प्रकाश डालो और देखते हैं कल परसों तक इलेक्ट्रॉन निकलते कि नहीं निकलते। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हो रही ना, तो कि सर वो एक काम करो, आज सवेरे से प्रकाश डाल के छोड़ दो, फिर देखते हैं परसों तक कभी कुंभकर्ण जैसी नींद खुल गई इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे सदस्य निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा तो सी बात, उसमें कोई टाइम लैगिंग नहीं है ना? मतलब धातु पर विकिरण के आपतित होते ही धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। इसमें कोई समय पश्चता या टाइम लैगिंग नहीं होती। ठीक, अब ये प्रश्न कैसे बन रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम लिखिए, 4 अंक। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके 2 नियम लिखिए, 4 अंक। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, 2 अंक। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 2 नियम लिखिए, 2 अंक। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, 2 अंक। और आपतित विकिरण की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 अंक। ढेर लग गया क्वेश्चन का। कितना 5 in 1 6 in 1, पहले तो 2 in 1 आता था रेडियो टेप, अभी इतना सारा उतार रहे हो। नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़े। पानी वानी पी लो आराम से, है ना, खूब मजे ले लो। सो अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन से एक बार और थोड़ा सा जमा लेते हैं इसको। देहली आवृत्ति, क्या देहली आवृत्ति? प्रत्येक धातु के लिए क्या होगी, एक निश्चित आवृत्ति है ना। हर धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। इसे क्या कहेंगे, इसे न्यू नॉट से दर्शाएंगे। अच्छा, आवृत्ति है तो डेफिनेटली अगर कोई इसका मात्रा पूछ ले तो क्या होगा, हर्ट्ज। आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो आप हर्ट्ज लिख देंगे, HZ। मतलब आप इसको चाहें तो आप ऐसा बता भी सकते हैं कि ये HZ, ये इस तरीके से हर्ट्ज, इसका क्या होगा। अब कार्यफलन, तो कार्यफलन क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे कहते हैं कार्यफलन। अब एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। देखो एक बात समझ, अभी नहीं याद हो ना, कुछ भी नहीं आता हो तो देखो मैं एक बात बताता हूं। कार्यफलन के संगत आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, और देहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा को, क्या मजा आ गया। अरे ऐसा हो गया तो बहुत ही बढ़िया। नहीं
ये आपका लिख सकते हैं, इसका मात्रा क्या रहेगा, क्योंकि एनर्जी है तो जूल रहेगा, है ना। और इसके लिए आप ये जरूर लिखना फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और इसमें एच और न्यू नॉट के बारे में बता देना कि एच प्लांक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू नॉट क्या है। तो देखो ये देहली आवृत्ति के संगत ही तो ऊर्जा है और कार्यफलन के संगत आवृत्ति है ना। तो वो कोई बात नहीं, मतलब आप जैसे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जरूरी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, कार्यफलन। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जरूरी ऊर्जा को क्या कहेंगे, मतलब आवृत्ति को क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति। सो ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कुछ सोच रहे हैं, मतलब बात एक ही है कुल मिला के। नेक्स्ट क्या है, फोटोन के बारे में पढ़ लिया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। एक पैकेट को एक फोटोन कहते हैं। एक फोटोन में एच न्यू ऊर्जा, एच क्या है न्यू क्या है बता देना। फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन पर कोई आवेश रहता। अब एक क्वेश्चन 2023 में आया एग्जाम में और बच्चे छोड़ के आए। अब क्या आया क्वेश्चन, सुनना। क्वेश्चन क्या है, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध लिखिए 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर। और सर विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध आपने कहा पढ़ा है, आपने कहा पढ़ा है विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध। ऊर्जा किससे व्यक्त करते हैं, ई से। आवृत्ति को किससे व्यक्त करते हैं, न्यू से। अब बोले ई और न्यू में कुछ पढ़ा है क्या, और सब ई इक्वल टू एच न्यू। फोटॉन की ऊर्जा, अब उसने ये नहीं लिखा कि फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए, उसने क्या लिखा, विकिरण की आवृत्ति और ऊर्जा में संबंधित है। तो आवृत्ति को न्यू कहते हैं, ऊर्जा को ई कहते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या लिखना था, एच न्यू। पर परीक्षा हाल में क्या होता है, दाएं बाएं आगे पीछे टेंशन वेंशन सब, तो वहां पे वो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति, ऊर्जा और आवृत्ति, अच्छा ऊर्जा और आवृत्ति, हाँ ऊर्जा और आवृत्ति पढ़ा ही नहीं आता, कभी याद ही नहीं करा, कभी प्रश्न याद ही नहीं हुआ। लेकिन क्या है यार, ऊर्जा और आवृत्ति, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये फिर ऊर्जा है, इसका फिर मात्रा क्या है, जूल है ना। और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होती है, अब वही वो छू वाली बात कि एक इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको क्या किया, 1 वोल्ट से क्या किया, छू, तो वो उसकी एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जग गया। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो 4 ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी बनती है। मैं आपको बता दूं कि देहली आवृत्ति की जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में 2022 में पूछी है। उसके बाद 23 के अंदर विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में रिलेशन पूछा, तापायनिक उत्सर्जन पूछा जा चुका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ये सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, फोटॉन के गुण, है ना, ये सब क्या है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, बार बार आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ आपको। अब अपन विकिरण की द्वैत प्रकृति पर आएंगे और डी ब्रोगली रिलेशन को पढ़ेंगे, तो वहां से जाकर लगभग टेक हो जाएगा एक आध न्यूमेरिकल के साथ। तो ये हो जाएगा, नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली संबंध, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अभी लिखेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या किया कि उन्होंने प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था कि प्रकाश ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स के रूप में चलता है, और एक पैकेट को एक फोटॉन कहते हैं, और एक फोटॉन में कितनी ऊर्जा होती है, एच न्यू होती है। तो उन्होंने कहा E इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसने कहा, प्लांक ने। अब फोटॉन के बारे में ही अगर डी ब्रोगली ने थोड़ा सा आइंस्टीन समीकरण को उसमें ध्यान में लाया, तो उसने कहा कि ई का आइंस्टीन समीकरण में भी एक फार्मूला भी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो आइंस्टीन समीकरण जो है, आइंस्टीन समीकरण से क्या हो गया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर।
एम क्या है? फोटॉन का द्रव्यमान, और सी क्या है? उसका वेग, है ना, जिसको आप 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं। सो ये प्रकाश का वेग है। किसका वेग है? प्रकाश का वेग। ओके, ओके, सो ई इज इक्वल टू क्या हो गया? एम सी स्क्वायर। अभी आप देखो, एक बात किसने कही थी? प्लैंक ने। ई इज इक्वल टू एच डी। एक और बात किसने कही? आइंस्टीन ने। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा? तो डी ब्रोगली ने क्या करा? बस भाई, हो गया काम। काश तुम भी डी ब्रोगली की जगह होते तो आज पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होता। तुमको भी 2 समीकरण दे देते, एक ई की जिसमें ई इक्वल टू एच म्यू होता, और एक और जगह ई लिखा होता जिसमें ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता। तो तुम भी कहते थे समीकरण 1 व 2 से। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। और भानुमति ने, भूल गए हिंदी में, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। एक हिंदी में कहावत है एक्चुअली, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा मतलब कि एक पकड़ा कहाँ से? प्लैंक को, दूसरा पकड़ा आइंस्टीन को, और अपना काम क्या है? डी ब्रोगली संबंध। इतना नहीं है, बहुत उसमें काफी कुछ और डीप है। अभी तो केवल अपने को सामने ऐसा दिखता है 1 व 2 से। तो 1 व 2 से जो दिखता है वही ले ले। तो क्या हो गया? देखिए आप, एच डी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। सो अभी जब भी डी ब्रोगली इक्वेशन आएगा क्या करेंगे? पहले प्लैंक से इज इक्वल टू एच म्यू, फिर आइंस्टीन से इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। 1 और 2 से दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। अब आप देखना कि ये न्यू से हमको सी को काटना है। क्या करना है? तो जो आवृत्ति होती है न्यू, वो प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य का अनुपात होती है। तो न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। सो वो यहां पुट कर, याद लिख देना कि आप जानते हैं ऐसा कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो जहां आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, और ये हो गया एम सी स्क्वायर। अभी आपको पता है इसे सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो लैम्डा की वैल्यू भी निकल जाएगी। मतलब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बोलो? एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। और अगर यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन एम सी। क्लियर है? इसको मैं एक इक्वेशन और दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? सिंपल है कि नहीं? अच्छा बताओ। चलो अभी तक क्या किया? प्लैंक के क्वांटम से E इज इक्वल टू एच म्यू। दूसरा क्या किया? आइंस्टीन से क्या किया? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को क्या करा? तुलना कर दी। एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया। न्यू की जगह क्या लिख दिया? सी अपॉन लैम्डा। सी से सी का स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया आपका एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, और लैम्डा की वैल्यू निकाल ली एच अपॉन एम इंटू सी। अभी देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो कि ये म्यूजिक कुछ ही है। हम इसको ऐसे करें, देखिए एम इंटू सी, द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु में द्रव्यमान भी है और क्या है उसमें? वेग भी है। संवेग, मोमेंटम। द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था जब आप 11th में थे कि एक साइकिल से अगर आपको एक स्पीड से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से साइकिल आ रही हो और आपसे टकरा जाए, 50 मीटर प्रति सेकंड भी ले लो तब भी कोई बात नहीं, साइकिल आगे टकरा, और उसी स्पीड से अगर ट्रक आगे टकरा जाए। सो जिसमें द्रव्यमान गुणा वेग ज्यादा है, मतलब जिसका संवेग ज्यादा है, तो यही तो बात हमने की थी कि संवेग ज्यादा है। तो द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग क्या हो गया? संवेग। तो ये m इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो गया? p। इसका संवेग? फोटॉन का संवेग। सो अब इक्वेशन 3 क्या हो गई? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन
पी इक्वेशन नंबर 4। अभी ये फोटॉन के लिए है। अगर कोई द्रव्य कण होता, फोटॉन नहीं, क्यों? क्योंकि फोटॉन का जो स्पीड है वो तो किसका स्पीड है? प्रकाश के वेग से 3 × 10⁸ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वो नहीं, कोई द्रव्य कण ले लेते। द्रव्य कण मतलब यही ले लो, चौक ले लो, तो फिर इसका वेग क्या सी होगा क्या? नहीं होगा ना। तो एम वी मान ले। कितना मान ले? वी मान ले। ऐसा मान लेते हैं कि द्रव्यमान एम है, बट वेग को तो थोड़ा अलग मानना पड़ेगा ना। सी तो नहीं मान सकते इसका वेग। अभी मैं इसको कितना भी तेज फेंकूं तो सी तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप द्रव्य कण लेते, कोई भी द्रव्य कण, तो यदि द्रव्य कण का वेग कितना हो? v हो, तो ये समीकरण 4 का रूप क्या हो जाएगा? h अपान, वापस से लिखो, p की जगह m इंटू सी की जगह क्या लिखा? p। अब वही संवेग है, वापस लिखना है, तो m v। अरे भाई, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो संवेग की जगह द्रव्यमान गुणा वेग, तो वेग भी है ना। m तो द्रव्यमान वही रखा अपन ने, तो ये हो जाएगा h अपान एम वी। तो ये देखो आप ध्यान से, तो ये डी ब्रोगली संबंध आया है जो फोटॉन का तरंग दैर्घ्य भी बता रहा है और द्रव्य कण के लिए भी तरंग दैर्घ्य को बता रहा है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3, 4 है, 5, तीनों ही क्या है? डी ब्रोगली संबंध। अकेला नहीं है कोई, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, तो हम कहेंगे समीकरण 3, 4 व 5 क्या है? डी ब्रोगली संबंध। अभी क्या है देखो, एक बात समझो कि फार्मूला तो यही है, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी। मतलब डी ब्रोगली संबंध की बात करें तो लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी। समझ मैं तीनों बातें बता दूं। डी ब्रोगली संबंध मतलब लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी। अब यहां से दो बातें होंगी, अगर फोटॉन के लिए हो तो लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान एम सी, और अगर द्रव्य कण के लिए हो तो लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। तो ये द्रव्य कण हो गया और ये फोटॉन। सो ये रिलेशन है। इंपॉर्टेंट की बात तो ये है कि रिलेशन ये है। अब इससे ये है तो फोटॉन के लिए है, और ये है तो द्रव्य कण के लिए। तो अब इसमें डी ब्रोगली वेव्स की बात आती है। तो डी ब्रोगली वेव्स या डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग जिसको कहते हैं, तो वो क्या चीज होती है? वो क्या चीज होती है उसको देखना है ना। तो पहले आप ये रिलेशन नोट करेंगे, फिर मैं उसके बाद उस पर आ जाता हूं, तो लगभग मामला हो जाएगा। हर एक जो कण होता है, प्रत्येक जो कण होता है, तो चाहे फोटॉन हो चाहे द्रव्य का कण हो, सुनो मेरे ध्यान से, चाहे फोटॉन हो चाहे द्रव्य का कण हो, चाहे क्रिकेट की बॉल हो, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, जुड़ी होती है। उसे कहते हैं डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग। जैसे ये चॉक का टुकड़ा है और मैं इसको यहां से क्या करता हूं, ऐसे फेंकता हूं, तो इस चॉक के टुकड़े के साथ भी एक द्रव्य तरंग संलग्न थी। अब आपको ये दिखी क्यों? थी तो दिखना चाहिए। तो उसकी बात भी करेंगे और इस डेफिनेशन को भी लिखेंगे। पहले आप ये नोट करें, ठीक है? तो दो परिभाषाएं देख रहे हैं, दो प्रश्न देख रहे हैं छोटे छोटे। पहला तो ये कि द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ, मैंने अभी चॉक फेंक कर आपको बताया कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ क्या होता है, तरंग संलग्न होती है, और उस तरंग को हम बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग। और क्या कहा हमने कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब द्रव्य का जो तरंग सिद्धांत है कि ये चॉक फेंका तो इसके साथ जो तरंग जा रही थी, जैसे महाभारत के युद्ध में आपने देखा कि वो इधर से तीर चला रहे, अच्छा रामायण में भी देखा कि इधर से चला रहे तो पीछे पीछे तरंगे जाती, फिर वो कल्पना है। बट आप
ऐसा सामान्य जीवन में तो नहीं देखते कि आपने कुछ फेंका और उसके पीछे तरंग आपको दिखाई दे, या क्रिकेट में बॉलर ने बॉल फेंकी और उसके पीछे पीछे तरंग जा रही और झूमती नाचती, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो एक्चुअल उसकी वजह क्या है कि अभी आपने डी ब्रोगली का संबंध पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, और द्रव्यकण के लिए वो क्या हो जाता है H/mv, जहाँ m क्या हो गया, वो द्रव्यकण का द्रव्यमान हो गया और v उसका क्या हो गया, वेग हो गया। अब अगर यहां से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये जो तरंगधैर्य है h आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया, तो ये तरंगधैर्य द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी कम क्या होगी तरंगधैर्य, है ना। तो जब तरंगधैर्य या तरंग की लंबाई उतनी कम हो जाएगी, तो दैनिक जीवन में तो द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो तरंग की लंबाई तो 10⁻⁻ में चली जाएगी, बहुत ज्यादा। तो जब उतनी कम तरंग की लंबाई बचेगी या तरंगधैर्य बचेगी, तो क्या वो दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नहीं है, पर दिखाई नहीं दे रही है। सो ये आप कहना कि एम दैनिक जीवन में एम ज्यादा तो लैम्डा का मान कम, और कम होने से वो दिखाई नहीं देता। तो बस दैट्स ऑल। ये दो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं द्रव्य तरंग के ऊपर कि डी ब्रोगली तरंग कहते हैं किसे है, और द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दिखाई क्यों नहीं देता है, या दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस रूप में भी बनते हैं। सो इनको भी जरा जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। और अगर कर लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, गुड। सो विकिरण की द्वैती प्रकृति क्या है? तो द्वैती प्रकृति में दो चीज पकड़ के चलना, एक कण की तरह और एक तरंग की तरह, ठीक है। तो द्वैती प्रकृति हो जाएगी। जैसे इसमें भी दो ऑब्जेक्टिव बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? याद है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, और जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगन ने दिया। किसने दिया? द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हाइगन का है, और जो कणिका सिद्धांत है वो न्यूटन का। एक्स किरणों की खोज, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। रॉन्जन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज, थॉमसन ने की, और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो देखिए, विशिष्ट आवेश का मतलब बता देता हूं आपको। विशिष्ट आवेश का मतलब है E/m, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश में उसके द्रव्यमान का भाग, उसको कहते हैं विशिष्ट आवेश। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आपने को पता है? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये E और ये M। E/m निकालोगे तो आएगा कौन? विशिष्ट आवेश। इसमें इसका भाग लगाते हैं, तो जब भाग लगाते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किग्रा। देखो यही सारा कूलम प्रति, देखो ये E/m, तो आवेश का कूलम, द्रव्यमान का किग्रा, तो कूलम प्रति किग्रा, है ना। जब ये पहली बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था तब ये बुक में ही लिखा हुआ नहीं था कि विशिष्ट आवेश का मान कितना होगा। मतलब बुक में इस तरह से नहीं, वैल्यू लिखी हुई नहीं थी, केवल ये लिखा था कि E/m होता है। तो जो स्टूडेंट उस साल में 100 में से 100 नंबर लेकर आए, वो कैसे ले पाए? वो जब एग्जाम देके आए तो मैंने कहा 99, बोले नहीं सर 100। अरे मैंने कहा E/m नहीं निकला हुआ है यार तुमसे। सर निकाल दिया। कैसे निकाला? बोले सर E की वैल्यू और m की वैल्यू का भाग लगाया तो E/m आया। मैंने कहा कितना आया? 1.76 कूलम प्रति किग्रा, 100 में से 100। सो ये दिमाग उस समय उन्होंने लगाया कि E/m होता है, तो उन्हें E भी पता था, m भी पता था, तो उन्होंने वहां भाग लगा दिया। सो वैल्यू उनको आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं करना था। ये देखो 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 12 बन गया, इसमें 16 हो जाएगा, 9 का भाग लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा, है ना। कैथोड किरणों की खोज क्रूक्स ने की। परमाणु और फोटोन दोनों ही विद्युतीय रूप से क्या है? उदासीन है। और उसके बाद में ये एक निरोधी या कट ऑफ वोल्टेज या स्तब्ध विभव की परिभाषा है। ये आप डायरेक्ट प्रिपेयर कर लेना अभी कि एनोड के उस ऋणात्मक विभव को, एनोड का वह नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होता है, उसको हम कहते हैं निरोधी विभव। तो ये लगभग आपका जो पूरा द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति का चैप्टर है का न्यूमेरिकल को रोक दे, छोड़े थोड़ी देर के लिए,
अलग से हम कर लेंगे तो ये पूरा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने स्टार्ट से लिया कि उत्सर्जन के कितने प्रकार हैं, तो उसमें तापायनिक उत्सर्जन लिया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन लिया, एक क्षेत्रक उत्सर्जन और होता है पर वो आपके कोर्स में उतना नहीं। क्षेत्रक उत्सर्जन मतलब कि किसी धातु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो क्षेत्रक उत्सर्जन है। गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकले तो तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। सो इसको फिर हमने आगे बढ़ाया, आइंस्टीन समीकरण पढ़ी, फिर उसके बाद में बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी, इसमें देहली आवृत्ति है जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसके नियम है ना, कार्यफलन की परिभाषा है, ये सब पढ़ा, फिर डी ब्रोगली वगैरह करा और इस तरह से आपका पूरा पूरा चैप्टर ये खत्म हो गया। ठीक है।